Hello, welcome to today's class. So today's topic is trade-off between inflation and unemployment. This class is for BCom second semester macroeconomics. So let's begin. So basically, before understanding anything else, we have to understand what is inflation. What is the meaning of trade-off between inflation and unemployment? सो इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको पता है. अब हमें ये पता करना है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, जो ट्रेड ऑफ होता है, वो कैसे होता है. सो ट्रेड ऑफ से आप क्या समझते हो ना कि इट्स काइंड ऑफ सौदा. कैसा सौदा है ये? सी, अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज स्टे लो, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो इन्फ्लेशन हमेशा कम रहेगा. ये एक ट्रेड ऑफ है इन दोनों के बीच में. इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? विलियम फिलिप्स ने. In his research paper published in 1958 indicated a negative statistical relationship between the rate of change of money wage and the unemployment rate. It was also shown that similar negative relation holds for rate of change of prices and the unemployment level. This relationship is usually generalized as Phillips curve. This Phillips curve relation poses the dilemma to policymakers. If the objective of price stability is to be attained, the country must accept high unemployment rate, or if the country desires to reduce unemployment, it will have to sacrifice the objective of प्राइस स्टेबिलिटी. सी, जब पॉलिसी मेकर्स कोई भी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं तो उनको ना ध्यान में रखना होगा कि इफ दे आर टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, ओके, तो अगर आप प्राइस बहुत हाई है और उनको स्टेबलाइज करना है, अगर उसको कम करना है, तो इन्फ्लेशन को अगर आप कम करोगे तो क्या होगा? क्या सैक्रिफाइस होगा? एम्प्लॉयमेंट सैक्रिफाइस होगा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, और मान लो यू आर प्लानिंग टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट को तो कम किया, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बदले इन्फ्लेशन बढ़ गया. सो दिस इज द प्राइस विच यू हैव टू पे इफ यू आर कंट्रोलिंग आइदर ऑफ द वन. अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो तो क्या प्राइस पे करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट का. एंड अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर रहे हो तो फिर क्या प्राइस पे करोगे? इन्फ्लेशन का. और यही जो एक बात है, ये फिलिप्स ने कही थी इन हिज रिसर्च पेपर. सो इसलिए ये जो ये पूरा चीज को एक कर्व के थ्रू समझाया गया है, एंड उस कर्व को हम क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व कहते हैं, which we will know more about in our coming slides. So why is there a trade-off between unemployment and inflation? This is important for you to understand. ठीक है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ क्यों होता है. So, if the economy experiences a rise in aggregate demand, it will cause increased output. Simple सी बात है. If you are going to demand something, जब बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी को, तो aggregate demand बढ़ गया. And if aggregate demand rises, what happens? जो production units है, उनको अपना output भी तो increase करना होगा in order to fulfill your demand. तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज आउटपुट होगा. फाइन, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका. एज द इकोनॉमी कम्स क्लोजर टू फुल एम्प्लॉयमेंट, वी आल्सो एक्सपीरियंस अ राइज इन इन्फ्लेशन. सी, व्हाई इज देयर अ राइज इन इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आती है? सिंपल रीजन है, अगर एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई, देन मोर पीपल आर अर्निंग एंड दे आर अर्निंग गुड, अच्छी सैलरी पे दे आर अर्निंग, तो they will have a rise in demand. When you have more money in your hand, you will definitely demand more, okay? And यहाँ पे सिर्फ more money ही नहीं है, यहाँ पे full employment भी है. So automatic relation आ रहा है, demand increase होएगा, and demand जब increase होता है तो production increase होता है, and inflation will also rise क्योंकि GDP और inflation का direct relationship है. However, with the increase in real GDP, firms take on more workers, leading to decline in unemployment.
So when GDP increases, so what happens? Productivity increases. Productivity जब increase होता है तो productivity को increase करने के लिए firms क्या करते हैं? They hire people ताकि वो उनका कुछ कम ना करे, production चलते रहे, तो they hire people. When they hire people, what happens is unemployment rate कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है. So that is why this is also related to trade-off between unemployment and inflation. Thus, with faster economic growth in short term, we experience higher inflation and lower unemployment. So ये जो Phillips curve है ना, ये आपका हमेशा काम नहीं करेगा. This is only for short run. इसकी भी कुछ drawbacks है. So it is not हेल्पफुल इन लॉन्ग रन. एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब फिलिप्स कर्व काम नहीं किया है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड. बट यस, ऐसा भी केसेस है जब फिलिप्स कर्व बहुत अच्छे से काम किया है. सो दैट यू हैव टू लुक अप. वो आप अपने से करो, गूगल करो, अपने से डालो, अपना इनपुट डालो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ मच बेटर वे. So here is the Phillips curve. What is Phillips curve? यही है वो. तो let's see क्या है. See, on the x-axis you can see inflation rate and on the y-axis you can see unemployment rate. Fine. अब आप देखना यहाँ पे अच्छे से समझना. जब 5% पे है, पहले क्या है? पहले 2% पे है. 2% पे जब आपका इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? 6% है. मतलब इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट 6% है, मतलब ज्यादा है, राइट? लेकिन जब इन्फ्लेशन 5% पे है, मतलब इन्फ्लेशन जब ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट पे है? 3% पे है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? कम हो गया ना. यही फिनोमेना को फिलिप्स कर्व बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. So it shifts from A to B. ठीक है? You have to look at this curve and understand. बहुत easy है, कोई complication नहीं है इस curve में. So this is the phenomena which the Phillips curve explains. अब हम देखते हैं कि जब शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन आउटपुट कैसे, मतलब क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड आउटपुट का. सी आप यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व देख रहे होगे. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. एक्स एक्सिस पे आप इन्फ्लेशन देखोगे, वाई एक्सिस पे आप आउटपुट देखोगे. सी यहाँ पे क्या होगा ना, DAD0, मतलब जब डिमांड इज एट DAD0, एग्रीगेट डिमांड 0, तो आप देख रहे होगे कि सप्लाई जो कर्व है, सप्लाई कर्व है ये, SAS इज योर सप्लाई कर्व. तो सप्लाई कर्व हैज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E. कहाँ पे कट हो रहा है? डिमांड और सप्लाई का एट E. एंड द प्राइस, द आउटपुट इज Y0. वही जब डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड उस कमोडिटी का बढ़ रहा है एट DAD1, तो ये आपका सप्लाई कर्व इज वेयर, वो थोड़ा ऊपर, आप ऊपर देखो, SAS1. सो क्या यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, जब डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई जो होता है ना, सप्लाई हो रहा है, वो कम हो रहा है. बिकॉज डिमांड में एक अनएक्सपेक्टेड राइज आया है, बट सप्लाई इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट राइज. ओके, तो सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग. तो इसलिए आप यहाँ देखते हो, और जब जानते हो जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है उस कमोडिटी का, तो डेफिनेट है कि प्राइस भी राइज होगा उस कमोडिटी का. सो व्हाट हैपेंस इज डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई मीट नहीं कर रहा है डिमांड को, तो क्या हो जाएगा कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उस कमोडिटी का, क्योंकि सप्लाई इज अनेबल टू फुलफिल योर डिमांड्स. तो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट इंक्रीज इन डिमांड, हम कमोडिटी का प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं. लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन अपने आप मार्केट में आता है, बिकॉज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज राइज.
वो नॉर्मल प्राइसेस अब नहीं होते, पहले अगर वो 10 रुपीज में मिल रहे थे तो अब आपने उसको 15 कर दिया क्योंकि आपके पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। ये है आपका फिलिप्स कर्व का फिनोमिनन। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि इन्फ्लेशन एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन, ये हो गया आपका कर्व। ये जो कर्व है ये आपको वही बता रहा है। ये स्टैगफ्लेशन पॉइंट ये सबको आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना ही समझना था कि जब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डीएडी 0 से डीएडी 1 पे जा रहा है, सप्लाई इज स्टिल द सेम, सो व्हाट हैपेंस इज आउटपुट कम हो जाता है। आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो नेचुरली प्राइस विल राइज ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन विल हैपन। नाउ फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन। ओके, अभी लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में सी यू कैन रीड दिस, आई विल एक्सप्लेन यू कि फिलिप्स कर्व जो होता है, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिलिप्स कर्व जो होता है वो लॉन्ग रन में कैसे फंक्शन करता है। सी व्हाट हैपेंस ना कि शॉर्ट रन में आपने डिमांड किया, राइट? आपने जब डिमांड किया तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा, यू आर गेटिंग गुड पे। ओके, अभी जब इंसान लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना तो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर डिमांड। This is also helping in increasing the demand for who? Workers, laborers. So demand for workers and laborers are also increasing. तो और क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है तो कंपनीज का भी डिमांड बढ़ गया फॉर इनपुट्स, फॉर लेबरर्स। आपके पास भी पैसे हैं तो आप भी अपना डिमांड इंक्रीज कर रहे हो, बट देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन everybody is employed, पूरी सारे लोगों को नौकरी मिल गई है, the natural rate of unemployment will stop rising. Why? Because सबको के पास नौकरी है, not stop rising, the natural rate of unemployment will stop falling because everybody in the economy now has a job. उस लेवल तक भी हम लोगों ने पहुंचा दिया, तो अब क्या होगा ना, अभी सैलरी, यू आर गेटिंग गुड सैलरी, you are having a job, but the problem is demand is still increasing. डिमांड में कोई कंट्रोल नहीं है, अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि नौकरी तो जितनी भी थी मार्केट में अगर 10 नौकरियां मिल सकती थी, 10 नौकरियां मिल गई हैं, तो अब कैपेसिटी नहीं है किसी को जॉब देने की। लेकिन यहाँ क्या हो गया है ना कि यहाँ पे डिमांड अभी भी बढ़ रहा है, तो अब जब डिमांड बढ़ रहा है तो हमें डिमांड को डिमांड को कम करने के लिए क्या करना होगा ना, कमोडिटी का प्राइसेस को भी इंक्रीज करना होगा। तो नाउ नोबडी इज गेटिंग अ जॉब, बट व्हाट इज हैपनिंग इज प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज राइजिंग। तो यहाँ पे फ्लिप कर्व काम नहीं कर रहा है। फ्लिप कर्व क्या कहता है? फ्लिप कर्व कहता है कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वहीं रुक गया है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज स्टॉप्ड डिक्रीजिंग बिकॉज एवरीबडी हैज अ जॉब। एंड अब जब इकोनॉमी में अगर ऐसे नहीं है पीपल आर नॉट जॉबलेस, ऑफ कोर्स पीपल आर जॉबलेस, सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल एंड सरप्लस। तो ये लोगों के पास जॉब अभी भी नहीं है, बाकी लोगों के पास जॉब है। सो नाउ you will see the supply curve sorry supply curve is vertical, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इसमें आप डिमांड इंक्रीज करते जाओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, प्राइस इज आल्सो राइजिंग, बट द सप्लाई इज कांस्टेंट, प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, बिकॉज जितने लोग को आप एम्प्लॉय कर सकते थे वो लोग एम्प्लॉय हो चुके हैं, वो जितना प्रोड्यूस कर सकते थे उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। सो you if you want to raise your price you can, but production will not increase. एंड साइड में आप इन्फ्लेशन का चार्ट देख रहे हो लॉन्ग रन फिलिप कर्व में, यू आर सीइंग वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन यू आर सीइंग देयर। तो ये होता है आपका लॉन्ग रन फिलिप कर्व। आई होप इट वाज क्लियर टू यू, आपको समझ में आया हो। सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास
for today's class. Go through the slides properly, read them, and try to understand कि Phillips curve कैसे function करता है. If there is anything you need to ask, please comment. You can ask me in that comment box जो भी है. I'll help you. I'll definitely be there. I'll answer. कोई भी doubt होगा पूछ लेना. So see you in the next class. Thank you.